वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं पाकिस्तान मेज़बानों की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रज़ामंद। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द जो वापस रवाना होने वाला था अब इस्तांबुल में मज़ीद क़याम करेगा। मुज़ाकराती अमल को दोबारा जारी रखकर अमन को एक और मौका देने का फैसला किया गया। मुज़ाकरात पाकिस्तान के उसी मरकज़ी मुतालबे पर होंगे कि अफ़गानिस्तान दहशत गर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तानी वफ़द जो रवाना होने वाला था अब इस्तांबुल में मज़ीद क़याम करेगा। मेज़बानों की दरख्वास्त पर पाकिस्तानी वफ़द रुक गया है और एक मरतबा फिर अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात पर रज़ामंद हुआ है और अफ़गान सरजमीन के जो है वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, दहशत गर्दी के हवाले से इस्तेमाल नहीं होगी। इस हवाले से बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का एक मरकज़ी मुतालबा है जिस पर पहले पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हुए। मुज़ाकराती अमल को दोबारा शुरू किया जाएगा। आज जबकि मेज़बानों की फरमाइश पर इस हवाले से वहाँ पे वफ़द पाकिस्तानी जो मौजूद था और वो पाकिस्तान रवाना होने वाला था इस्तांबुल में मज़ीद क़याम करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अफ़गान तालिबान ने उनसे बराह रास्त बात की और कहा कि वो मुहाजिरीन को वेस्टर्न बॉर्डर पर बसा दें, लेकिन उसके बदले में हमें 10 अरब रुपए कर्ज हसना फराहम करना होगा। ये बात तो फिर मुमकिन नहीं थी। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि 4 दिन की बातचीत हुई और कई मौके ऐसे आए जब लग रहा था कि अब मुआहदा हो जाएगा, मगर हर बार काबुल से कोई ना कोई ऐसी बात सामने आ जाती थी कि सारा मामला वहीं रुक जाता था। इन 4 दिन वहाँ पे गुफ्तगू हुई है और बहुत से मौके ऐसे आए हैं, मुआहदा हो गया है, एग्रीमेंट जो है वर्बली जो है हो गया है। तो काबुल से कोई ना कोई जो है ना वो ऐसी बात कह दी जाती थी कि वो स्कटल हो जाता था सारा कुछ, जो भी घंटों की दिनों की जो है साथ जो है जो तय गाया होता है। हमें ये कहा कि हम इनको जो है डायरेक्ट मेरे साथ बात कि इसको हम इनको ले जाते हैं। मुझे इस वक्त सूबे का नाम भूला जो उन्होंने कहा, वहां पे जाके बसा देते हैं इनको वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर और आप हमें 10 अरब रुपया कर्जे हंसना दें, हम आपको वापस कर देंगे ताकि हम इनके एक्सपेंस जो है उठा सकें। ये तो फिर ना वाली बात हुई ना। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा कि पाकिस्तान का वाहिद मुतालबा यही है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। उनके बकौल अफगान सरजमीन के पाकिस्तान मुखालिफ इस्तेमाल के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं और अफगान तालिबान ने कलदम तंजीमें बशमूल TTP की तश्कील को सपोर्ट किया। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुज़ाकरात की नाकामी की जिम्मेदार तालिबान हुकूमत है। अगर हमला हुआ तो पाकिस्तान सबूत फराम करके भरपूर जवाब देगा। उन्होंने अफगान तालिबान को बदनीयत करार देते हुए कहा कि सफारती कोशिशें जारी रहनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर असम्बली में अक्सरियत खो बैठे। पीपल्स पार्टी के अंदर नए कायदे ऐवान लाने में डेडलॉक, ताहाल अदम एतमाद जमा करवाने में नाकाम। वज़ारत उज़्मा के लिए चौधरी लतीफ़ अकबर और चौधरी यासीन उम्मीदवार। कायदे ऐवान के नाम पर पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत में इख्तिलाफ़ात बरकरार हैं। चौधरी यासीन की नामजदगी की खबरों पर पार्टी कारकुनान मुहाजिरीन में रद्द-ए-अमल सामने आया। चौधरी लतीफ़ अकबर को पार्टी के अक्सरियती मेंबरान फॉरवर्ड ब्लॉक और मुहाजिरीन की हिमायत हासिल है। मुस्लिम लीग नून ने अदम एतमाद की सूरत में वोट देने का फैसला किया है। नून लीग भी चौधरी लतीफ़ अकबर को बेहतर नया कायदे ऐवान समझती है। मुहाजिरीन की नशिस्तों के खात्मे के बयान पर चौधरी यासीन को मुखालफत का सामना है। अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ बयानात पर चौधरी यासीन को अवामी रद्द-ए-अमल का सामना है। सियासी जोड़ तोड़ और मुशावरत का सिलसिला तेज, फैसला अब भी ज़ेर गौर है। हुकूमत के इत्तेहादी एक के बाद एक अलग होने लगे हैं। वज़ारत उज़्मा की दौड़ में चौधरी लतीफ़ अकबर सबकत लिए हुए हैं, ताहम पीपल्स पार्टी क़यादत ताहाल नए कायदे ऐवान के नाम पर मुत्तफ़िक़ न हो सकी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मामला अहम मरहले में दाखिल हो गया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास 31 अक्टूबर को तलब कर लिया गया। इजलास जुमा के रोज़ शाम 6 बजे जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास की सदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। आसिफ बिलावल मुलाकात में नए कायदे ऐवान के नाम पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर में नए कायदे ऐवान के हवाले से अहम फैसला मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी क़यादत की मुशावरत के बाद हतमी नाम सामने आने का इम्कान है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि हल्फ का पासदार रहूंगा, अवामी खिदमत का मिशन जारी रखूंगा। सेहत, तालीम और बुनियादी ज़रूरियात की फरामी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। खुराक की फरामी और मेयार के निज़ाम को बेहतर बनाया। वसाइल अवामी फलाह पर खर्च किए जा रहे हैं।
انہوں نے کہا کہ ذاتی نہیں اجتماعی مفاد کو ترجیح دی گئی، نئے جذبے کے ساتھ عوامی خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ بلوچستان میں بھارتی پراکسی فتح ہندوستان کے 18 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق کوئٹہ اور کیچ میں سیکیورٹی فورسز کے 2 الگ الگ آپریشنز ہوئے۔ چلتن پہاڑیوں میں خفیہ اطلاع پر کارروائی میں 14 دہشت گرد ہلاک، جبکہ کیچ کے علاقے بلیدہ میں بھی آپریشن کے دوران 4 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا گیا ہے۔ ہلاک دہشت گرد متعدد دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ علاقے میں مزید بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گردوں کی تلاش جاری ہے۔ عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے خاتمے کی مہم پوری قوت سے جاری رہے گی۔ ضلع کرم کے علاقے ڈوگر میں سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس اطلاعات پر مبنی کارروائی کی۔ ISPR کے مطابق کارروائی کے دوران فتح الخوارج کے 7 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں ایک بہادر میڈیکل آفیسر کیپٹن نعمان سلیم سمیت 5 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ کیپٹن نعمان سلیم کا تعلق ضلع میاں سے تھا۔ وہ محاذ جنگ پر طبی فرائض انجام دیتے ہوئے بہادری سے لڑے اور شہادت پائی۔ شہید ہونے والوں میں حوالدار امجد علی، نائک وقاص احمد، سپاہی اعجاز علی، سپاہی محمد ولید اور سپاہی محمد شہباز شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق کارروائی بھارتی پراکسی گروپ فتح الخوارج کی موجودگی کی اطلاع پر کی گئی۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا کہ انشاءاللہ کابینہ بن جائے گی۔ خیبر پختونخوا میں تیسری بار کسی پارٹی کو موقع ملا۔ پچھلی بار جس طرح کام کیا تھا اس بار بھی کریں گے۔ کل اسمبلی میں ایک اسپیشل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا تھا۔ میں اسمبلی میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاک افغان مذاکرات خوشائند بات ہے۔ بانی چیئرمین سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جا رہا ہوں۔ ہم ڈیلیور کر رہے ہیں، اس لیے عوام نے تیسری بار منتخب کروایا۔ 26 نومبر کے احتجاج سے متعلق علیمہ خانم کے خلاف تھانہ صادق آباد میں درج مقدمے کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں ہوئی۔ عدالت نے علیمہ خانم کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری دوبارہ جاری کر دی ہے، کیونکہ وہ وارنٹ کی تعمیل کے باوجود عدالت میں پیش نہ ہوئی۔ عدالتی رپورٹ کے مطابق علیمہ خانم کا قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ڈیجیٹل طور پر بلاک کر دیے گئے ہیں، تاہم بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کی رپورٹ عدالت میں جمع نہیں کروائی گئی۔ عدالت نے اس حوالے سے اسٹیٹ بینک حکام سے دوبارہ رپورٹ طلب کر لی ہے۔ عدالت نے علیمہ خانم اور گاڑیوں کی سپرداری حاصل کرنے والے ضامنوں کے خلاف کارروائی کی رپورٹ بھی طلب کر لی۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی سے کہا گیا کہ ضامنوں کی جائیدادیں قرق کرنے سے متعلق رپورٹ پیش کی جائے۔ عدالت نے پولیس کو ہدایت دی کہ سپرداری پر گاڑیاں حاصل کرنے والے 4 ضامنوں کی منقولہ جائیداد تلاش کر کے ضبط کی جائے۔ دوران سماعت ایک ضامن عارف خان عدالت میں پیش ہوا، جس نے موقف اختیار کیا کہ اس کے پاس رقم یا جائیداد موجود نہیں۔ عدالت نے ضامن عارف خان کو گرفتار کر کے جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ مقدمے کی مزید سماعت 3 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے پولیس حکام سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے اور پولیس حکام سے لاپتہ افراد سے متعلق رپورٹس بھی طلب کر لی۔ درخواستیں نجمان اور امکل سرتاج کی جانب سے دائر کی گئی ہیں۔ وکیل درخواست گزار نے بتایا کہ درخواست گزاروں کے رشتہ دار مختلف علاقوں سے لاپتہ ہیں، ان سے متعلق کوئی بھی معلومات حاصل نہیں ہو سکی۔ عدالت نے درخواستوں کی سماعت 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ IMF نے قومی مالیاتی کمیشن NFC ایوارڈ میں تبدیلی کی تجویز پیش کر دی ہے۔ اس حوالے سے وفاقی حکومت نے 18 نومبر کو صوبوں کو مشاورت کے لیے مدعو کر لیا۔ اجلاس میں IMF کی شرائط پر عمل درآمد اور نئے NFC ایوارڈ سے متعلق اہم امور پر بات چیت کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق اگر اجلاس کی تاریخ میں دوبارہ تبدیلی نہ ہوئی تو 11ویں قومی مالیاتی ایوارڈ کے لیے یہ پہلی باضابطہ نشست ہوگی۔ نئے مالیاتی ایوارڈ کے لیے کمیشن کی تجاویز پر IMF بھی مشاورت کا حصہ ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نئے ایوارڈ کے حتمی مسودے تک پہنچنے کے لیے بار بار اجلاس منعقد ہوں گے، جس پہ تقریباً 6 سے 8 ماہ کا وقت لگ سکتا ہے۔ اس سے قبل سیلاب کے باعث صوبوں کی درخواست پر NFC کمیشن کا پہلا اجلاس مؤخر کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ میں افغان شہری سے کرنسی ریکوری کرانے سے متعلق کسٹم حکام کی اپیل پر سماعت چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ سماعت کے دوران وکیل یوسف علی نے بتایا کہ جس شخص نے کرنسی بازیاب کروانا تھی وہ افغانستان واپس جا چکا۔ اس پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے کہ اگر وہ افغانستان جا چکا ہے تو جانے دیں، یہاں تک ہی رہیں، افغانستان جانے کی کیا ضرورت ہے۔ کیس ریکارڈ کے مطابق میر اسلام الیاس 2023 میں افغانستان سے پاکستان آیا تھا۔ کسٹم حکام کی کرنسی ریکوری کی درخواست ٹریبیونل اور اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے ہی خارج کر چکے تھے۔
بعد ازاں ان فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی تھی جسے عدالت نے آج نمٹا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 3 سیاسی جماعتوں کو انٹرا پارٹی الیکشنز نہ کروانے پر نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ نوٹس نیشنل فرنٹ پاکستان، عام لوگ اتحاد اور پاکستان ہیومن پارٹی کو جاری کیے گئے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق تینوں جماعتوں کے خلاف کیس الیکشن کمیشن کی کانفیڈینشیل ونگ نے تیار کیا، جبکہ ان مقدمات کی سماعت 4 نومبر کو ہوگی۔ لاہور میں فضائی آلودگی کی بڑھتی ہوئی ریکارڈ شرح شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی۔ بچے، بوڑھے اور جوان سب فضائی آلودگی کے خوف کا شکار ہو گئے۔ گلے کی خراش اور بیماریاں عام ہونے لگیں۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 598 ریکارڈ کیا گیا۔ مختلف مقامات اور علاقوں میں شرح 700 سے بھی تجاوز کر گئی۔ چاروں اطراف آلودگی ہی آلودگی، مگر چھٹکارا کیسے ملے گا؟ اس حوالے سے مزید جانیں گے شیخ رشید سے۔ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا ہے کہ فضائی آلودگی کے حوالے سے لاہور شہر کی جو صورتحال ہے وہ روز بروز بگڑتی جا رہی ہے۔ کل کے مقابلے میں آج فضائی آلودگی میں مزید اضافہ ہوا ہے اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ فضائی آلودگی جو ہے اس میں کمی ہونے کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے وہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس وقت میں گلبرگ کے علاقے میں موجود ہوں، جو کہ ایک پوش علاقہ ہے، بہت بڑا علاقہ ہے، لاکھوں کی آبادی ہے، مگر گلبرگ کا جو علاقہ ہے یہ چاروں طرف آپ کو آلودگی ہی آلودگی نظر آئے گی۔ جو ہے وہ سورج کے اور دھوپ کے ہونے کے باوجود چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ لگ ایسے رہا ہے کہ یہ اس میں مزید جو اضافہ ہے وہ لاہور کے شہریوں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگا۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ وہ جو جدید آلات استعمال کیے جا رہے ہیں اس کے باوجود کمی واقع نہیں ہو رہی۔ اگر آپ کسی ایک علاقے کی بات کریں تو کم از کم جو ہے وہ 650 سے زائد وہاں فضائی آلودگی کی شرح ریکارڈ کی جا چکی ہے، جو کہ محکمہ ماحولیات نے کی ہے۔ جی، شہر اور گرد و نواح میں اسموگ کا راج برقرار ہے۔ عام شاہراہات پر حد نگاہ میں کمی آنے سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 378 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ مزید جانیں گے دلزیب آکاش سے۔ آج بالکل ملتان شہر اور گرد و نواح میں اسموگ کا راج برقرار، حد نگاہ اہم شہروں پر کم ہو کے رہ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو فضائی آلودگی میں بھی اضافہ ہو چکا ہے، اور محکمہ موسمیات کے مطابق اگر درجہ حرارت کے حوالے سے بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 32 ڈگری اور کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 19 ڈگری آنے کے امکانات بتائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر ہوا میں نمی کے تناسب کے حوالے سے بات کی جائے تو ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 51% جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 378 پوائنٹ پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہر طب کی جانب سے بھی جو ہے خصوصی ہدایات دی گئی ہیں کہ اس موسم میں جتنا ہو سکے غیر ضروری سفر جو ہے اس سے گریز کیا جائے۔ تو ڈاکٹر سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں ماسک کا استعمال کریں، اور اگر آپ بائک پہ ہیں ہیلمٹ کا استعمال کریں، گاڑی پہ ہیں تو احتیاطی تدابیر اپنائیں تاکہ جو اسموگ جو ہے اس کے اثرات سے بچا جا سکے۔ جی، ایس آئی یو اہلکاروں کی جانب سے شہری کے اغوا اور تاوان طلب کرنے کا معاملہ۔ شہری مشتاق علی شاہ نے ایس آئی یو کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ عدالت نے ڈی آئی جی سی آئی اے مقدس حیدر، ایس ایس پی ایس آئی یو دیگر کو طلب کر لیا۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور پروسیکیوٹر جنرل سندھ کو بھی نوٹس جاری کر دیے ہیں اور فریقین سے 3 نومبر تک جواب طلب کر لیا ہے۔ وکیل درخواست گزار کے مطابق 24 اکتوبر کی شام کو رنگی ٹاؤن سے ایس آئی یو پولیس اہلکار اور کچھ پرائیویٹ افراد نے اغوا کیا۔ اغوا کرنے کے بعد ایس آئی یو سینٹر کے پرائیویٹ ٹارچر سیل میں رکھا گیا۔ درخواست گزار کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں اور 20 لاکھ تاوان طلب کیا گیا ہے۔ کچھ روز قبل بھی ایس آئی یو کے حراست میں نوجوان عرفان بلوچ کی ہلاکت ہوئی۔ آئی جی سندھ کو واقعے کی انکوائری کا حکم دیا جائے اور محکمہ داخلہ سندھ سے ایس آئی یو کی تشکیل سے متعلق جواب بھی طلب کیا جائے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف متنازع ٹویٹ کیس۔ عدالت نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف فرد جرم عائد کر دیا۔ ایمان مزاری اور ہادی علی کی جانب سے صحت جرم سے انکار۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے کیس پر سماعت کی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر استغاثہ کے تمام گواہان کو طلب کر لیا۔ عدالت کا ہادی علی چٹھا کو دوبارہ ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم۔ جج اور ہادی علی چٹھا کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی ہے۔ عدالت کا ہادی علی چٹھا کو دوبارہ ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جج اور ہادی علی چٹھا کے درمیان تلخ کلامی کا واقعہ بھی پیش آیا ہے۔
मैं मचल के नहीं भरूंगा, आपने साल जेल में रखना है रखें, ऐसा कहा गया। हादी अली चट्ठा की जानिब से आपने कल गैर कानूनी काम किया, आप जज बनने के अहल नहीं हैं, आप हमें गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, मेरी भी जमानत कैंसिल करवा दें, ऐसा कहा गया ईमान मजारी की जानिब से। जबकि जज अफजल मचोका ने कहा कि मेरा असूल है, मैं आपको इज्जत दूंगा तो मुझे इज्जत मिलेगी। सर, उन्होंने दीगर केसेस में भी पेश होना होता है। वकील सफाई कैसर इमाम की जानिब से यह कहा गया। वेलकम बैक, आगे बढ़ें। आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट में सीईओ के इलेक्ट्रिक की सूबाई मोहतसिब के ओहदे से हटाने के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत हुई। वकील सफाई आबिद जुबैरी एडवोकेट ने बताया कि कल फिर से इस मुतालिक समाअत गवर्नर हाउस में होने वाली है। जस्टिस इकबाल कलोड़ा ने कहा कि गवर्नर हाउस अदालत की तरह नहीं होता, जैसा कि अदालत में रोज समाअत होती है। अभी गवर्नर के सामने अपील की सुनवाई बाकी है, हम इस पर ऑर्डर नहीं कर सकते। आबिद जुबैरी एडवोकेट ने कहा कि ये लोग यहाँ कहते हैं कि गवर्नर के सामने मामला है, यहाँ न चलाएं, और जब गवर्नर सिंध के सामने जाते हैं वहाँ कहते हैं हाई कोर्ट में मामला मौजूद है। हमारी इस्तदा यही है कि यह दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। अदालत ने हुक्म दिया कि हम हिदायत देते हैं गवर्नर इस मामले को मेरिट पर देखें। हमारी जानिब से मुतसिब आला का हुक्म मुअत्तल रहेगा जब तक गवर्नर इस दरख्वास्त को निपटाते नहीं हैं। गवर्नर के सामने हमारा कोई भी हुक्म रुकावट नहीं है, उन्हें तमाम इख्तियारात हासिल रहेंगे। जब तक गवर्नर इस दरख्वास्त को निपटा नहीं देते, मुतसिब आला का हुक्म मुअत्तल रहेगा। समाअत के दौरान वकील और फरीक की कलामी भी हुई और अदालत ने वकील का लाइसेंस मुअत्तल करने की सिफारिश कर दी। जस्टिस इकबाल कलोड़ा ने कहा कि अदालत ने मुलाजमत से बर्खास्तगी का हुक्म मुअत्तल किया है, कलअदम करार नहीं दिया। अदालत के इस हुक्म का गवर्नर के सामने अपील पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुतसिब के फैसले के खिलाफ अपील का फॉरम कानून ने गवर्नर के सामने अपील की है, इस सूरत में मुकर्रर किया है। अदालत ने कहा कि हम अपील से पहले कोई फैसला कर दें तो अपील की हैसियत क्या रह जाएगी। हम ये फैसला गवर्नर के फैसले के बाद करेंगे, उस वक्त तक दरख्वास्त मुलतवी करते हैं। इम्तियाज रशीद एडवोकेट ने कहा कि मुझे इस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये अफसोसनाक है। जस्टिस इकबाल कलोड़ा ने कहा यह मुनासिब तरीका नहीं कि फैसले के बाद उस पर कमेंट्स दिए जाएं, आपको इस रवैये पर माजरत करनी चाहिए। अदालत आपका लाइसेंस भी मनसूख कर सकती है। इम्तियाज रशीद एडवोकेट ने कहा कि मैं माजरत क्यों करूं, मैंने कानून के मुताबिक बात की। जस्टिस इकबाल कलोड़ा ने कहा कि फिर हम नोटिस जारी कर रहे हैं कि क्यों ना आपका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाए। आबिद जुबैरी एडवोकेट ने कहा कि मैं इम्तियाज साहब की जानिब से माजरत करता हूँ, लाइसेंस मुअत्तली का फैसला वापस लिया जाए। जस्टिस इकबाल कलोड़ा ने कहा कि हमारा फैसला गलत हो सकता है, उसे चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन उस पर कमेंट्स देना मुनासिब नहीं। अगर आपको बार की हिमायत का जोम है तो हो, गलत तरीके बर्दाश्त नहीं करेंगे। बैरिस्टर आबिद जुबैरी और कमरा अदालत में दीगर वकला की जानिब से दरख्वास्त पर अदालत ने नोटिस मुअत्तल करने का फैसला वापस ले लिया और अदालत ने मजीद समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों की खस्ता हाली से मुताल्लिक केस की समाअत। एडिशनल सेक्रेटरी तालीम की मोहलत की इस्तदा मंजूर करते हुए अदालत ने महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा को अमल दरामद के लिए 6 माह की मजीद मोहलत दे दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। एडिशनल सेक्रेटरी तालीम ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल दरामद जारी है, ताहम सर्दियों में बर्फबारी के बायस काम मुतासर होता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि नए स्कूल बनाना जरूरी है मगर पुरानों की मुरम्मत भी लाजिम है। कहा कि 2005 के जल्जले के बाद भी स्कूल मुकम्मल नहीं हो सके। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि बांदशहरा में 107 और कोहिस्तान में 11 यूनिट्स पर काम अभी बाकी है। 2005 के जल्जले को 20 साल गुजर चुके, अब मजीद कितना वक्त दरकार है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि अदालत का काम स्कूल बनाना नहीं बल्कि अमल दरामद का जायजा लेना है। हमने आपकी दरख्वास्त पर मोहलत दी, अब पेशरफ्त दिखाएं। सुप्रीम कोर्ट ने महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा को जामे और तफसीली रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया। कराची के मौसम में तब्दीली, दिन में मौसम गर्म और सुबह और रात के औकात में खुनकी महसूस की जाने लगी। दिन भर वक्फे वक्फे से गर्द आलूद हवाएं चलने से फिजाई मेयार भी मुज़र सेहत करार दे दिया गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची चौथे नंबर पर मौजूद है। मौसम का मजीद अहवाल बताएंगी आबदा खान। जी बिल्कुल, शहर कायद का जो मौसम है वो बिल्कुल ही तब्दील हो चुका है। एकदम से ये तब्दीली जो देखी गई है, इसमें आपको बताते चलें कि दिन के औकात में जो है गर्मी और गर्द आलूद हवाएं जो है वक्फे वक्फे से दिन भर चलती रहती हैं। सुबह और रात के औकात में खुनकी महसूस की जाती है। सुबह जो है कम से कम दर्जा हरारत की अगर हम बात करते हैं तो कम से कम दर्जा हरारत जो है सुबह के औकात में 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त कराची जो है पूरे पाकिस्तान में चौथे नंबर पर मौजूद है और जो हवा में आलूदा ज़रात की मिकदार है वो 170 जो है पार्टिकुलेट रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से जो तिब्बी माहिरीन हैं उन्होंने भी शहरियों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का मशवरा दिया है
और घरों से बाहर निकलते वक्त जो है मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि जो दमा और एलर्जी के मरीज़ हैं, मर्ज़ है, उसमें इजाफा हो सकता है। और जो आम शहरी हैं जो बीमार नहीं हैं, उनको खांसी, नज़ला और दीगर बीमारियां उनका सामना करना पड़ सकता है। जी। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी ने आलमी सतह पर शानदार कामयाबी हासिल कर ली। वाइस चांसलर डॉक्टर सज्जाद मुबीन के मुताबिक यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली 1200 जामियात में शामिल हो गई है। रिसर्च क्वालिटी की बुनियाद पर यूनिवर्सिटी 526वें और क्यूएस एशिया रैंकिंग में 750वें नंबर पर है। एचईसी ने बेहतरीन कारकर्दगी पर 72 मार्क्स दिए, जबकि 2010 के बाद कायम जामियात में ओकाड़ा यूनिवर्सिटी सरफहरिस्त करार पाई है। एचईसी ने बेहतरीन कारकर्दगी पर 72 मार्क्स दिए हैं। माँ की मोहब्बत और वालिद की शफकत से महरूम यतीम की देखभाल और परवरिश करने वाले के लिए इस्लाम में अजीम अजर की नवीद सुनाई गई। कुछ लोग इनफरादी तो कुछ इज्तिमाई तौर पर ऐसन फरीज़े अंजाम देते हैं। इस्लामाबाद का एक ऐसा घर जहां बहुत से यतीम बच्चे रिहाइश पजीर हैं, अहवाल बताएंगे अरशद शाह। 2021 में शाया होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 46 लाख से ज्यादा यतीम बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 17 साल से कम है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक अब ये तादाद बढ़कर 50 लाख से ज्यादा हो चुकी है। हुकूमत की जानिब से यतीम बच्चों की निगहदाश्त और परवरिश के लिए मराकज़ तो कायम है, मगर इनकी गुंजाइश इतनी वसी तादाद को रखने से कासिर है। ऐसे कुछ अफराद अपनी मदद आप के तहत ये कारहाय नुमायां अंजाम दे रहे हैं। ये मेरे रब की देन है, वो जिससे चाहता है काम ले लेता है। तो मैं अपनी सर्विस के इख्तिताम के बाद इसी तरह मूव किया और 2 बच्चों से हमने इस काम का आगाज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मदी आगोश इस्लामाबाद में आज 50 बच्चे बेहतरीन माहौल में रह रहे हैं। मुंतजिम कहते हैं इन बच्चों को आपके प्यार और वक्त की ज़रूरत होती है। आइए इनके साथ चंद घड़ियां बिताइए, ये अमल सुकून का बाइस है। पाकिस्तान के लोगों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो ज़रूर आएँ, इन बच्चों के सर पे दस्ते शफ़क़त रखें, इन बच्चों से मुलाकात करें। आपका पैसा, आपका सदका, ज़कात, खैरात, उस सब से बढ़कर आपका कीमती वक्त है जो आपने इन बच्चों को आकर देना है। अपनायत देनी है, एहसास देना है, इनको एक मोहब्बत देनी है, जज्बा देना है और इनको एक लगन देनी है कि आपने ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है। इन बच्चों को तालीम और तरबियत के साथ साथ खेलकूद, तफरीह और कंप्यूटर इस्तेमाल करना भी सिखाया जाता है। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ अरशद शाह, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने दिहाड़ीदार मजदूर तबके की कमर तोड़कर रख दी है। वो मेहनत कश जो मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, आज 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। मजीद बताएंगे एहतशाम फुरकान चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में। जब से मुल्क में महंगाई का तूफान आया है, हर रोज अशियाए खुरनोश की कीमतें नया रिकॉर्ड बना रही हैं। मजदूरी मिले ना मिले, शाम को खाली हाथ घर लौटने का खौफ इन मेहनत कशों को हर वक्त सताता है। काम न होने की सूरत में एक गरीब मजदूर का घर कई दिन तक फाकों की लपेट में रहता है। इतना महंगाई है कि गंदम महंगा हो गया है, घर का राशन भी नहीं चलता, तीसरा चौथा दिन है काम भी नहीं लगा। मैं कहाँ से रोटी खाऊं, मुझे बताओ, कहाँ से मैं रोटी ले आऊँ, कहाँ से मैं बच्चों को पालूं। कैसा गुजारा साहिब। सुबह निकलते हैं, ये दुआ करते हैं आज काम मिल जाए। अगर काम मिल भी जाए, 1000 रुपए की दिहाड़ी में आटा लें या बच्चों के लिए दाल। बिजली का बिल आता है तो आधी दिहाड़ी इसमें चली जाती है। अब तो हमने रात का खाना भी कम कर दिया है ताकि दिन भर का खर्चा पूरा हो सके। अपने बच्चों को स्कूलों से हटा दिए क्योंकि उनका खर्चा जो है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मजदूर का बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो कुछ बनेगा, उसका एक आसरा होता है। महंगाई से हम पर बहुत बुरा असर पड़ा है। बड़े बेटे को छठी क्लास से उठा लिया, वो सुबह मेरे साथ यहाँ आता है, शायद 2 पैसे कमा ले। इसका मुस्तकबिल मेरा पेट भरने की कीमत अदा कर रहा है। पहले बहुत ख्वाब देखे थे, अब सिर्फ रोटी की फिक्र है। ये है महंगाई के मारे वो चेहरे जो आज इस मुल्क की तरक्की में अपना खून पसीना बहा रहे हैं। इन मजदूरों की बेबसी और मायूसी एक सवाल है। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत कीमतों को कंट्रोल करने और दिहाड़ीदार तबके को फौरी समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराम करने के लिए अमली इक़दामात करे। कैमरामैन अरसलान सईद के साथ एहतशाम चौधरी, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। पाक अफगान सरहदी शहर चमन में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। गरीब रुल गए, टमाटर की कीमत 300 से तजावुज़ कर गई। दीगर सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। सब्जी की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का कहना है कि हुकूमत सस्ती अशिया की फराहमी यकीनी बनाए। देखिए हिदायतुल्लाह चकसई की रिपोर्ट। चमन पाक अफगान सरहदी शहर में सब्जियों की कीमतों में एकदम बड़ा इजाफा हो गया है, जिसके बायस शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो चुका है। शहर में निचले दर्जे के टमाटर 300 रुपए तक किलो पहुंच चुका है। इस हवाले से दुकानदार का कुछ यूं कहना है।
इस वजह से महंगी हुई सारा बॉर्डर बंद हो गया, सब्जी ईरान से बॉर्डर पर आ रहे सारा बंद हो गया, इसी वजह से महंगा हो गया। टमाटर 300 रुपये किलो हो गया। टमाटर के साथ दीगर सब्जीजात जिसमें बंडी, कद्दू, बैंगन, प्याज की कीमतों में भी बड़ा और होशरुबा इजाफा देखा जा रहा है। इस हवाले से शहरियों के तासरात कुछ यूँ हैं। इससे बंद है और ऊपर से जो है कीमतें बढ़ रहा है, हर चीज़ महंगा हो गया। टमाटर तकरीबन 350 रुपये तक किलो पहुंच गया था। हम लोग सरकार से अपील करते हैं कि वो ये लेडियों का जो है वो सब्जी सस्ता कर ले। सरहदी शहर में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इन अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाने के लिए पूरे इकदाम उठाए जाए। हिदायतुल्लाह चकजई, ABN न्यूज़, चमन। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।